हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आइए बच्चों, आज हम आपको कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान का पाठ 4 पढ़ाने जा रहे हैं। इस पाठ का नाम है राष्ट्रीय एकीकरण। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण क्या है, राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक तत्व कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व कौन कौन से हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। राष्ट्रीय एकीकरण राष्ट्र के अस्तित्व का आधार है। राष्ट्रीय एकीकरण जो है वह हमारे राष्ट्र के कायम रहने का आधार है। राष्ट्रीय एकीकरण क्या है, इसे समझने के लिए राष्ट्र क्या है यह समझना आवश्यक है। राष्ट्र राज्य का पर्यायवाची नहीं है, राष्ट्र एक निश्चित जाति भी नहीं है। तात्पर्य यह है बच्चों कि राष्ट्र जो है वो किसी राज्य का पर्यायवाची नहीं माना जा सकता और न किसी जाति का। मोटे तौर पर हम राष्ट्र का एकीकरण इस तरह समझ सकते हैं कि यह एक भौगोलिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक इकाई के निवासियों की अनुभूति का सामूहिक चेतना का नाम है। इस रूप में राष्ट्र एक भावात्मक इकाई है और राष्ट्रीय एकीकरण उसके अस्तित्व की महत्वपूर्ण शर्त है। इसका तात्पर्य यह है बच्चों कि एक जगह रहने से, एक जगह खाने पीने से हम एक राष्ट्रीयकरण की कल्पना नहीं कर सकते। राष्ट्रीयकरण का मूल अर्थ है भावात्मक इकाई। हम एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होने चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों, राष्ट्रीय एकीकरण क्या है। राष्ट्रीय एकीकरण क्या है? राष्ट्रीय एकीकरण का अभिप्राय है राष्ट्र में रहने वाले निवासियों के बीच जाति, पंथ, क्षेत्र और भाषा का भेदभाव किए बिना उसमें समान परस्पर अनुभूतियों और सुख की एकता की भावना का होना है। राष्ट्रीय एकीकरण मूलतः राष्ट्र में भावात्मक एकीकरण है। राष्ट्र के निवासियों के मन में व्याप्त एकता की भावना राष्ट्रीय एकीकरण का आधार है। इसका तात्पर्य यह है बच्चों कि हम किसी भी जाति के हों, किसी भी पंथ के हों, किसी भी क्षेत्र में निवास कर रहे हों, लेकिन हम एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हों, हम एक दूसरे के सुख दुख की अनुभूति करें। राष्ट्र के निवासियों के मन में व्याप्त एकता की भावना राष्ट्रीय एकता का आधार है। राष्ट्रीय एकीकरण नागरिकों के विचार, व्यवहार और संकल्प से उत्पन्न होता है। एक नागरिक के नाते प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह उन शक्तियों और विचारों का विरोध करे जो उसका सामना करे और राष्ट्रीय एकता की अखंडता को कमज़ोर करती हों, तथा ऐसे कार्य करे जिससे राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय एकीकरण मजबूत होता हो। इसका तात्पर्य यह है बच्चों कि हम एक साथ रहते हैं, एक पंथ के हैं, एक क्षेत्र के हैं या अलग अलग क्षेत्र से भी हैं, हम भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये हमारे राष्ट्रीय एकता को आगे बढ़ाता है, उसको समृद्ध करता है। उसके अलावा हमको एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कमज़ोर कौन सी शक्तियां कर रही हैं। ऐसे शक्तियों का हमें विरोध करना चाहिए और अपने राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करना चाहिए। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इसमें इतिहास ने क्या योगदान दिया है। प्राचीन भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या कभी नहीं रही। समय समय पर कुछ लोग और जाति समुदाय बाहर से भारत में अवश्य आते रहे तथा अधिकांश लोगों ने वापस न जाकर भारत को ही अपना घर बना लिया। वे भारतीय संस्कृति और समाज के अंग बन गए। वे यहाँ घुल मिल गए। उनकी भाषा, उनके रीति रिवाज, उपासना पद्धति और जीवन शैली भारतीय समाज में धीरे धीरे समा गई। इस प्रक्रिया से यहाँ का समाज और संस्कृति और भी समृद्ध हुई। जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तब उसका अर्थ किसी एक पंथ अथवा किसी एक समुदाय विशेष की संस्कृति नहीं, अपितु समूचे भारतवर्ष की संस्कृति से है। इसका तात्पर्य यह है बच्चों कि यहाँ विदेशी समय समय पर आते रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उससे हमारे भारतीय संस्कृति को कुछ हानि हुई हो। उससे हमारे भारतीय संस्कृति और अधिक समृद्ध बनी, क्योंकि उनके रीति रिवाज
और हमारे रीति रिवाज आपस में मिले, उनकी भाषाएं और हमारी भाषाएं आपस में मिली, आदान प्रदान हुआ, कुछ हम लोगों ने सीखा, कुछ उन्होंने सीखा। इससे हमारी संस्कृति और अधिक समृद्धि हुई। सामुदायिक का मतलब, संस्कृति का मतलब किसी एक धर्म या एक संप्रदाय से नहीं होता है। सामुदायिक संस्कृति का मतलब हमारे पूरे भारतवर्ष की संस्कृति से होता है। प्राचीन समय में राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करने की दृष्टि से अनेक कार्य सहज ही किए जाते रहे। इनमें सबसे बड़ा कार्य था भारतीयों में भ्रमण करने की प्रवृत्ति को विकसित करना। प्राचीन समय से ही देश के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहे, श्रद्धा भक्ति भाव से या किसी और भी कारण से। मेन इसमें 4 धाम विशेष रूप से हैं, जैसे बद्री विशाल, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारका की यात्रा का काफ़ी योगदान रहा। इसी प्रकार प्रति तीसरे वर्ष क्रमशः 4 अलग अलग स्थानों में लगने वाले कुंभ में आम जनता का पहुंचना भी राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक रहा। इन व्यवस्थाओं ने सभी भारतीयों के मन में एकता की भावना को विकसित किया। इसका तात्पर्य यह है बच्चों कि राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करने में हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने भी बहुत अधिक कार्य किए हैं। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना, 4 धामों की स्थापना किए, जिसके वजह से भारतीय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहे। उन 4 मठों, 4 धामों में हैं बद्री विशाल धाम, जगन्नाथपुरी धाम, रामेश्वरम धाम और द्वारका। तो इस एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने से लोगों के भाषा, खान पान, रहन सहन, एक आदान प्रदान होता रहा और हमारा जो राष्ट्रीय एकीकरण है और अधिक मजबूत होता रहा। इसी प्रकार हमारे कुछ स्थानों पर प्रति तीसरे वर्ष महाकुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, जहां हमारे भारतवर्ष के भारतवासी लोग आते जाते हैं और एक साथ सभी राज्य के लोग एक साथ रहते हैं, अपना विचारों का आदान प्रदान करते हैं और खान पान का, अपने रीति रिवाजों का, जिससे हमारे धर्म, हमारे समाज में राष्ट्रीय एकीकरण, अखंडता बनी रहती है। इसके आगे देखते हैं बच्चों, राष्ट्रीय एकीकरण का स्वरूप क्या है। राष्ट्रीय एकीकरण का स्वरूप 2 प्रकार का होता है। एक स्वरूप वह है जो एक रूपता पर आधारित है, अर्थात भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, पंथ, उपासना पद्धति। एक रूपता का तात्पर्य यह है बच्चों कि हम एक जैसे कपड़े पहन रहे हैं, एक जैसे हमारे रीति रिवाज हैं, एक जैसे हम उपासना कर रहे हैं, एक जैसे हम पूजा उपासना कर रहे हैं। इसका दूसरा पहलू ये है, ऊपरी तौर से दिखने वाली बहुरूपता के बावजूद आंतरिक रूप से एकता का होना, अर्थात राष्ट्र में रहने वाले लोगों की भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, पंथ आदि सब अलग हो सकते हैं, तथापि सभी का राष्ट्रीय हितों के संबंध में समान दृष्टिकोण और सोच है। राष्ट्रीय मुद्दों पर जैसे राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता के संबंध में सभी की अनुभूति और सोच समान है। हमारा भारतवर्ष काफ़ी बड़ा है, कई राज्य हैं और हर राज्य के लोगों का रहन सहन, रीति रिवाज, भाषा और पहनने ओढ़ने का तरीका हर कुछ अलग है। इसके बावजूद भी सभी की आत्मा एक है, अखंड है, सभी के मन में राष्ट्र के हित की भावना रहती है और इसी को हम राष्ट्रीय एकीकरण कहते हैं। भारत के संदर्भ में यदि राष्ट्रीय एकीकरण की बात करें तो यहाँ दूसरे प्रकार का राष्ट्रीय एकीकरण देखने को मिलता है। भारत एक विशाल देश है जो आकार में रूस को छोड़कर लगभग यूरोप के बराबर ही है। जनसंख्या की दृष्टि से इसका विश्व में दूसरा स्थान है। यहाँ लगभग 250 से अधिक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं और 22 भाषाओं को संविधान में राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में अधिसूचित किया जाता है। पंथ और उपासना पद्धति की दृष्टि से भारत में विश्व के लगभग सभी पंथ और उपासना पद्धतियां पाई जाती हैं। यहाँ हिंदुओं के अलावा मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सिख और भी कई धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। स्वाभाविक है कि उन्हें वेशभूषा, खान पान, रहने के तौर तरीके और उपासना पद्धतियों में अंतर है। इसके बावजूद भी सभी में राष्ट्रीय हित को लेकर एकता है। इसी को हम अनेकता में एकता
कहते हैं। राष्ट्रीयता की भावना हमारी एकता की शक्ति को प्रदान करती है। इसीलिए भारतवासी कहते हैं, श्रीनगर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। थैंक यू बच्चों। ये पार्ट 4 का भाग 1 हम यहीं पर समाप्त करते हैं और इसके आगे का हम भाग 2 पे अपलोड करेंगे। जब तक आप लोग अपने घरों में रहो, सुरक्षित रहो और हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद।